हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर अगेन लेकर आ गया हूँ आपके लिए टारगेट एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेहतरीन डिस्कशन, जिसमें हम लोग अ, सारे ऑप्शन के साथ में और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, पूरे ऑपरेशन के साथ में। ठीक है? तो इसमें आप अच्छे से इसको एंजॉय करते हुए पढ़िएगा। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होगी, बट बिलीव मी, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इसमें जितने मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जोड़े हैं, सारे प्रीवियस ईयर से क्या है, कनेक्टेड हैं। और क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है। ठीक है? और बिलीव मी, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस कितना है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में, अभी नहीं, वीडियो के लास्ट में इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? आपको दिल से अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और साथ में आप उन तमाम दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो यूट्यूब फैमिली है वो थोड़ा ग्रो करने में मदद मिल सके। दोस्तों, क्योंकि आप ही मेरी एनर्जी हैं, आप ही ऊर्जा हैं, जिससे मैं अ, ये मेहनत कर पाता हूँ। ठीक है? तो आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? चलिए, अब हम लोग इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आपके अंदर भी वो सिलेक्शन का आग लगा होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आपको लाखों की भीड़ में आगे निकलना है। अगर आप भी अपने माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी, वो प्रसन्नता देखना चाहते हैं, और तो आपको इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब दोस्तों आप सेलेक्ट होंगे, जब आप गर्व से बोल सकेंगे कि माँ, पापा, मुझे आज गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो सोचिए उनके चेहरे पे कितनी खुशी होगी। उस दिन के लिए, उस खुशी के लिए भी आपको लड़ना है दोस्तों। और कहते हैं कि बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलता। ठीक है? तो इसीलिए आपको मेहनत पूरे जी तोड़ करनी है। ठीक है? बाकी जितना मुझसे हो सकेगा आपके लिए जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं बेस्ट बेस्ट अपना करूँगा। ठीक है? चलिए, हम लोग इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। भले ही क्वेश्चन 25 होगा, बट उससे आपको इतना मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा कि आपका कम से कम 200 से 250 जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली वीडियो के अंदर ही तैयार हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है? बिल्कुल शांति से देखना है, तभी इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी पंजाब केसरी के नाम से मशहूर की डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। ठीक है? तो किसकी मृत्यु हुई थी? देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िए, दाराभाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, लाजपत राय और लाल बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है? अब चलिए, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा कौन सा? लाला लाजपत राय। कौन सा दोस्तों? लाला लाजपत राय, आपको याद रखना है। ठीक है? अब चूंकि ऑप्शंस में क्या है, चार ऑप्शन दिए हमको, दाराभाई नौरोजी हैं, स्वामी विवेकानंद है और बाल गंगाधर तिलक हैं। सबके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, आपको याद रखना है दाराभाई नौरोजी के बारे में कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे कौन? दाराभाई नौरोजी। ठीक है? और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है। ठीक है? द पावर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसको याद रखना है। और इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? दाराभाई नौरोजी ने। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ब्रिटिश हाउस एंड कॉमन्स में मेंबर बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दाराभाई नौरोजी ही थे। आपको याद रखना है। और इन्होंने ही, और सबसे पहले जो आय है इंडिया का, उसकी आय को परिकल्पना किया था कौन? किसने? दादाभाई नौरोजी ने। और ये चूँकि ये हमारे इंडिया के इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, कोई नियम वगैरह खोजने में। ठीक है? जैसे इनकी एक एक थ्योरी भी है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रेन थ्योरी। इसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्या? अपॉन का सिद्धांत बोलते हैं। ये इन्होंने ही खोजा था। किसने? दादाभाई नौरोजी ने ही खोजा था। आपको इसको याद रखना है। ठीक है? क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर उसको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अब यहाँ से दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन इससे पूछ दे, दादाभाई नौरोजी से, तो फिर आप कैसे बना पाइएगा? इसीलिए मैं, और इन्होंने ही भारत की कुल वार्षिक जो उत्पाद है उसने बताया कि सारा जो हमारा उत्पाद है वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रहा है बिना किसी प्रतिफल के। ये उन्होंने बताया था उस समय। और आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने दिया था। इनकी एक बुक है, इंग्लैंड डेप टू इंडिया। ठीक है? और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये दोनों इनकी बुक है। याद रखिएगा किसकी? दादाभाई नौरोजी की बुक है। और इन्होंने दिया था निकाय का सिद्धांत, दिया था किसने? दादाभाई
नौरोजी ने दिया था। आगे बात करते हैं, देखिए स्वामी स्वामी विवेकानंद का। तो इससे आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि इनकी जो ये इनके गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण विवेकानंद, रामकृष्ण आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने ही स्वामी स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, आगे चल के कब की थी, 1897 में किया था, आपको इसको याद रखना है। और रामकृष्ण जो थे इनके गुरु थे, उनकी माता का नाम क्या था, तो इनके मतलब स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण। और रामकृष्ण की पत्नी का नाम क्या था, शारदामणि, आपको इसको याद रखना है। और यहीं यहीं थे स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी मिल रहे हमारे इंडिया में, तो मैं पूरे इंडिया को बदल के रख दूंगा, ठीक है। और यही स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, जिन्होंने, आपको याद रखना है, शिकागो में, ठीक है, शिकागो में एक बेहतरीन भाषण दिया था, ठीक है, जिसको आज जो जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फेमस हुए थे, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, देखिए दोस्तों, आपको बार बार कन्फ्यूजन होता होगा, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों में अंतर है। अगर अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि वेदों के लोटों को नारा किसने दिया था, तो याद रखना है वो उसमें आंसर कौन सा होगा, उसमें आंसर आंसर कौन सा होगा, दयानंद सरस्वती। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे क्या दिया है, स्वामी विवेकानंद, तो ये आंसर उन दोनों नामों में डिफरेंस आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। अब आइए बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की। तो इससे आपको याद रखना है, जो बड़े लाला लाजपत राय थे, इन्होंने मैजनी को, किनको, मैजनी को अपना गुरु माना था। और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिसके कारण इनको लाठी से इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, इसको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखिए, इनको भारतीय अशांति का जनक आए थे, किसको, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, आपको याद रखना है। और इनकी एक पत्रिका है स्वराज्य, जो कि इनकी किसकी, इनकी पत्रिका है किसकी, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे फैक्ट्स को याद रखने हैं, ठीक है। यही दोस्तों इस सीरीज़ की खासियत है कि मैं इसमें आपको पूरे ऑप्शन का मैं ऑपरेशन करके पढ़ता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से बना है, किससे, लाला लाजपत राय से, अगली बार यहाँ से बन जाए इस ऑप्शन से, क्योंकि क्योंकि क्या करता है टीसीएस, मतलब बस इसी के साथ खेलता है, क्वेश्चन को इस बार यहाँ से, अगली बार इसी चारों से ऑप्शन से किसी बना देगा। इसलिए हम जब भी डिस्कशन करेंगे तो सारे ऑप्शन को पूरे अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए, 2 कह रहा है, निम्न से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था, 19वां, 14वां, 12वां और उसके बाद है 10वां, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि बात हो रही है किसकी, संवैधानिक संशोधन की, तब एक याद रखना है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, संविधान में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है, ये जो हमारा ये 12वां संशोधन है, इसके तहत आंसर क्या हुआ, इसका इसका आंसर क्या, कौन सा, 12वां, तो 12वां के अंदर इसे किया गया था, दादर और नगर हवेली को भारतीय राज्य संघ में शामिल किया गया था। और उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो 14वां है, इसके तहत किसको किया गया था, तो पुदुचेरी को, किसको, पुदुचेरी को किया गया था, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अब देखिए, अब यहाँ के पुदुचेरी के, अभी पुदुचेरी की बात हो रहा है, ठीक है, तो आपको पुदुचेरी के बारे में और साथ में दादर और नगर के बारे में, दोनों बारे में देख लीजिए एक बार। तो दोनों दोनों के यहाँ के आपको याद रखना है, जो हमारा दादर और नगर हवेली है, यहाँ के कौन है प्रशासक, तो यहाँ के है प्रफुल्ल पटेल, आपको याद रखना है। और जो हमारा पुदुचेरी है दोस्तों, पुदुचेरी के कौन है, तो यहाँ का याद रखना है, डॉक्टर डॉक्टर तिमलीसाई सुंदरराजन, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, इसके क्वेश्चन बारे में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी थे उसको देख लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुरु विपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये किस नृत्य के शिक्षक थे, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करूँगा तो इसमें इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट्स को देखेंगे, जैसे सबसे पहले इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा मणिपुरी, आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी, ठीक है। लेकिन अब चूँकि ऑप्शन में ये चारों नाम दिए गए, तो चारों को हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे देखिए, आपको याद रखना है दोस्तों, मणिपुर से कौन हो गया, गुरु विपिन सिंह। लेकिन कथक से नाम याद रखिए, कथक का बड़ा नाम क्या है, बिरजू महाराज, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, उसको याद रखिएगा। और जो कि किस घराने से, वो जो कि लखनऊ घराने से थे, और लच्छू महाराज और शोभना नारायण, तो नाम रखिए। कथक से 3 नाम याद रखिए, कौन कौन, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शोभना नारायण। और जो उड़सी है, उड़सी से आपको याद रखना है, उड़सी से केलुचरण महापात्र है,
केलुचरण महापात्र नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किससे संबंधित है? तुलसी से। और आगे बात करते हैं किसका? भरतनाट्यम। इसका नाम याद रखिए भरतनाट्यम में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल, मानसिंह, लीला, श्यामसन, टी बाला, सरस्वती और बैजंती माला। ये 4 नाम याद रखना है किसे? भरतनाट्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इशू मैंने कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट सिटीज़ और एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना द्वारा आरंभ की गई थी। ठीक है, तो ये किसको द्वारा आरंभ की गई थी? तो कौन सा मंत्रालय था? सबको याद रखना है कौन सा होगा? आवास और शहरी मंत्रालय, आवास और शहरी के मंत्रालय। ठीक है, अब चलिए चूँकि बात हो रही है मंत्रालय की, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अभी जो मंत्रालय है उसका प्रभार किन किन के पास है। ठीक है, कौन किसके प्रभार है उसको देख लेते हैं। आपको याद रखना दोस्तों, जो हमारा आवास और शहरी मंत्रालय है उनके मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। और साथ में जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में, उसके मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। और विदेश मंत्रालय के कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, और ये दिया है ना संस्कृति मंत्रालय, इसके आप याद रखिए इसके कौन है? तो इसको भी याद रखना है, यहाँ पे कौन है? जी किशन रेड्डी। और साथ में ये पर्यटन मंत्री भी हैं। तो 2 मंत्री मतलब इनको संस्कृति और प्लस पर्यटन दोनों को मिला हुआ है किसको? जी किशन रेड्डी को। तो इन चारों जो हमारा मंत्रालय है इन सबके इनके मंत्री कौन है सबको आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड और झारखंड। इसका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आपको याद रखना है नागालैंड हो जाएगा, चूँकि क्या हो जाएगा? नागालैंड। लेकिन अब जो कि ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, झारखंड। आइए इन चारों के जो इंपॉर्टेंट उत्सव है उसके ऊपर देख लेते हैं। जैसे वो याद रखना है जो हमारा तमिलनाडु है, ठीक है, तो इसमें आपका पोंगल, ठीक है, जल्लीकट्टू मनाते हैं। ठीक है, और कर्नाटक में कराज, पर्याय, ये सब कहाँ का है? कराज उत्सव, पर्याय उत्सव, ये सब कहाँ का है? कर्नाटक का। और साथ में आप ये भी याद रखिए झारखंड का सरहुल। तो झारखंड का बस सरहुल हो गया। ठीक है, ये नागालैंड का हो गया आपका कौन सा? महोत्सव। तो चारों नाम आप इस चारों स्टेट को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले, नेक्स्ट आप बढ़ेंगे। देखिए अगर ये तो शासक का नाम साम्राज्य का इनमें से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो देखिए महापद्मनंद मुगल साम्राज्य। ठीक है, ये में दिया है, दूसरे में दिया है और राजशत्रु मौर्य साम्राज्य। बोल रहे हैं इनमें से कौन सही है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ये हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर, मतलब केवल एक सही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि बात हो रही है यहाँ की महापद्मनंद, तो मुगल साम्राज्य सही सही है। बट यहाँ पे बात हो रही है मौर्य साम्राज्य की, इसका स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। अब चलिए बात हो रही है मुगल साम्राज्य की और मौर्य साम्राज्य की, आइए उस बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए तो आपको याद रखना है दोस्तों, मुगल साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बीदर था। ठीक है, और उसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र। गिरिवज्र कहाँ पे? राजगिरी बिहार में। ठीक है, और ये कौन था? तो ये जो बीदर था वो जरासंध का पुत्र था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, आपको भी याद रखना है। ठीक है, और बात करूँ तो आगे कुछ देखिए, तो यही महात्मा गांधी सॉरी महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने ही अपना एक वैद्य को भेजा था, उसका नाम क्या था? जीवक, उसका याद रखिएगा। ठीक है, और बिंबिसार की तीन पत्नियाँ थी। यहाँ पे इसकी जो बिंबिसार है ना वो बहुत ज़्यादा वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, जैसे महाकौशला, चेलेना, क्षेमा, 3 पत्नियाँ थी, इसे शादी किया था। अच्छा, बिंबिसार का उपनाम क्या है? तो इसकी उसकी जो पुत्र था ना, बिंबिसार का पुत्र कौन था? राजशत्रु, उसी ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसे कुड़ी भी कहा था बकायदा ने, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन सा था? तो नागदशक का याद रखना है। ठीक है, उसके बाद महापद्मनंद कौन था? तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था, आपको याद रखना है। नहीं, जो महापद्मनंद था वो नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, और बाकी आपको याद रखना है। और अंतिम अंतिम कौन सा कौन था? तो घनानंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है,
और इस जिसकी पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की है। और इनके गुरु कौन थे? तो चाणक्य था, जो कि घानानंद को हराने में बहुत ज़्यादा मदद किया था। चाणक्य का एक और नाम है दोस्तों, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, दोनों से कहते हैं। और इनकी तरह बुक लिखी है जिनका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। बुक भले ही अर्थशास्त्र हो लेकिन संबंध किससे है? राजनीति से, आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिए, जैसे इसके और एक प्रतापी राजा हुआ कौन सा? बिंदुसार। और चंद्रगुप्त ने किसको? सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, आपको ये भी याद रखना है। और इसकी मेगासिन जो है ना, इसके दरबार में आया था। कौन? मेगासिनीज चंद्रगुप्त मर के स्वयं में आया था, आपको ये भी याद रखना है। और जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, जैसे हम लोग अमित्र घात किया, शत्रु विनाशक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इससे याद रखना है। उसके बाद अशोक का याद रखना है। अशोक को देवनाम प्रिय भी कहते हैं। ठीक है, मतलब देवों को प्रिय अपने अपने आप को बताता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? आग्नेय चट्टान कितने वर्ग होती है? 4, 2, 6, 5। ठीक है, अब आइए जो कि आंसर से क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा कौन सा? 2। अब जो कि जाते हैं इसका पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे चट्टान, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उससे कठोर भाग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसमें आ गया आग्नेय चट्टान। सबको याद रखना है ये कैसे बनता है, तो ये मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, इस गेब्रो सब क्या हो गया? आग्नेय चट्टान हो गया। ठीक है, और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट सबको याद रखने हैं, जैसे आग्नेय से कैंथित चीज होता है, जैसे ग्रेनाइट से नीस, सेनाइट से गेब्रो से सर्पेंटाइन, बेसाल्ट से सिल्ट, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट। क्वेश्चन पूछता है कि आग्नेय से कैंथित में चेंज करने पर क्या बनता है, तब याद रखना है कौन सा? देखिए, ग्रेनाइट से नीस, सेनाइट नीस, गेब्रो से सर्पेंटाइन, बेसाल्ट से सिस्ट, और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट, आपको याद रखनी है। उसके बाद से इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे आपको भी याद रखने हैं। कौन कौन है दोस्तों? तो इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे बैथोलिथ हो गया, स्टॉक हो गया, लेकोलिथ हो गया। ठीक है, लेपोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, बस नाम याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा है? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है? स्कूप, फ्लिक, हीट, रन आउट। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं बात करूँ तो डी नंबर। ठीक है, मतलब आंसर क्या होगा? रन आउट। तो रन आउट जो है ना वो हॉकी से संबंधित नहीं है, बाकी स्कूप, फ्लिप और हिट तीनों संबंधित है किसी हॉकी से। तो दोस्तों इसे क्वेश्चन किससे बना है? हॉकी से बना है। तो अगर आप केवल हॉकी पढ़ के छोड़ देंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस करेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लिया इस बार हॉकी से पूछा, नेक्स्ट टाइम क्रिकेट से पूछ दे, फुटबॉल से पूछ दे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन लाया हूँ। आपके लिए बहुत ही मैंने सारी चीज़ों को ईजी कर दिया दोस्तों। मैं 5 से 6 बुक्स को सारे को मर्ज करके इनसे जितने सारे कंसेप्ट हैं सबको इस वीडियो में मैंने कंपाइल किया है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसलिए तो हम अब क्या करेंगे, चूँकि क्वेश्चन आया है तो आइए हम उसको देख लेते हैं। सारे 2-3 खेल के शब्दावली को देखेंगे। जैसे पहले बात करते हैं क्रिकेट शब्दावली की। याद रखिए, आपको याद रखना है चाइना मैन, ठीक है, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर। ठीक है, आपको याद रखना है LBW कैच, हिट क्रिकेट, थ्रो, मेंडन, छक्का, चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक हो गया, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। ठीक है, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, गली ओवर, स्लिट कवर, प्लाइंट स्लिप पॉइंट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। ठीक है, थर्ड मैन, शॉर्ट पुच हो गया, हुक डेड बॉल हो गया, रन आउट हो गया, प्रॉपिच क्रीज। अभी जो आपने जितने सारे वर्ड देखें ये सब किससे संबंधित है? ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सब संबंधित है किससे? क्रिकेट से संबंधित है। तो आपको ये सारे वर्ड्स को एक बार अपने से एक बार फिर से वीडियो को पढ़ के एक बार पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, तो आपको याद रखना है हॉकी के बारे में। तो हॉकी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है खेल संबंधित? एग्जाम क्वेश्चन से पूछा हुआ इस बार, याद रखिए। स्टिक, पेनाल्टी स्ट्रोक, स्कूप, साइड लाइन, रेफरी, ट्राई बेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, उली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वाली, फुल बुक और 16 यार्ड हिट। ये सारे वर्ड्स अभी हमने देखा, सारे शब्द किस संबंधित है? हॉकी से। तो दोस्तों मैंने हॉकी से इसमें जितनी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यहाँ पे मैंने करा दिया है। आप इस पर वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा।
तो अभी हम देख लिया क्रिकेट और हॉकी का। अब चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग फुटबॉल के बारे में देखेंगे, उसका भी पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए आपका ये जिम्मेदारी है कि इसको इस सबको अच्छे से पढ़ना। जैसे आपको देखिए फुटबॉल के बारे में बात करें, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी, ठीक है, किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट ट्रिक, हेड बॉल, स्वीपर, बैक थ्रो, इन हैंडबॉल, बैक थ्रो इन, हैंडबॉल, हैंडबॉल फाउल्ड। तो ये सारे वर्ड किससे बने थे? सारे वर्ड बने थे किससे? आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ये सब सुनते किससे? फुटबॉल से, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात कर लेंगे किसका, तो आइए वॉलीबॉल के बारे में उसको देख लेते हैं। तो आपको इसका जो वर्ड याद रखिए इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है, देखिए ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट, फॉल्ट, वाली पास, फोर, आम्र पास, सर्विस, हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइक, स्मैश और एरियल, स्विच, डिगबास, बूस्टर, लव, फ्लोटर। ये सारे वर्ड अभी हमने देखा, ये सारे वर्ड सबने थे किससे? आपको वेरी भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है किससे? क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं ना वॉलीबॉल से, ठीक है, तो उसको पढ़ना आपको आपके लिए ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। चलिए अब बात करते हैं किससे, तो जो प्रमुख खेल शब्दावली है बैडमिंटन का, उसको देख लीजिए। इसको देखिए, तो याद रखिए बैडमिंटन का कौन सा होता है, तो देखिए कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लव, स्मैश लव, लेट लव, ऑल आदि। ये सारे वर्ड हमने देखे, सारे वर्ड हमने किससे? सारे वर्ड संबंधित है किससे? ये सारे वर्ड किससे? बैडमिंटन से, ठीक है। तो चलिए हमने जितनी इंपॉर्टेंट खेल था उसको उस सबको मैंने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 9 नंबर। दोस्तों इस सीरीज़ की यही खासियत है कि जब भी इस सीरीज़ आप फॉलो कीजिएगा तो एग्जाम मतलब कंफर्म है कि इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने वही चीज़ करा रखी है जो एग्जाम जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गुलमर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ इसका आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। लेकिन अब चूँकि क्वेश्चन पूछा गया है किला से, तो आइए हम बात करते हैं जितने भी किला है हमारे उन सारे को देख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। आपको याद रखना है कनेरी गुफाएं कहाँ पे हैं? कनेरी गुफाएं मुंबई में, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई, अजंता गुफाएं औरंगाबाद और एलोरा गुफाएं औरंगाबाद, ठीक है। मदन महल जबलपुर, मिगननी महल ग्वालियर, थार किला थार थार किला कहाँ पे? धार मध्य प्रदेश, धार किला कहाँ पे? मध्य प्रदेश। और गोलकुंडा का किला हैदराबाद, कोचिन किला केरल, विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर, हौज खास दिल्ली, तुगलकाबाद दिल्ली में है। और किशोर सागर कोटा, ठीक है। बूंदी किला राजस्थान, हिलती मीनारे अहमदाबाद गुजरात। आगे बात करते हैं तो काकरिया झील कहाँ पे? अहमदाबाद। मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जोधपुर, ठीक है। बात करूँ आपका फतेह सागर उदयपुर और जयसमंद उदयपुर। डीग महल कहाँ पे है? तो आपको जो कहते हैं डीग राजस्थान में। और सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे? उदयपुर। रानी की बाड़ी कहाँ पे? बूंदी राजस्थान, ठीक है। और ये किला है कि जूनागढ़ किला, ये कहाँ पे? बीकानेर। और अगर बात करें तो सिरगढ़ किला कहाँ पे? धौलपुर राजस्थान। और जंतर मंदिर कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। और ये बात करूँ भरतपुर किला कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर। और बात करूँ आपका उमेद भवन, ये कहाँ पे? जोधपुर। और आराम बाग कहाँ पे? आगरा उत्तर प्रदेश। लाल किला कहाँ पे? दिल्ली, जिसको जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। बात करूँ हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है। और सलीमार बाग श्रीनगर, ठीक है। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? सासाराम बिहार। और बात करूँ फतेहपुर सीकरी तो आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे देखिए आपको याद रखना है जो और कुछ नाम है, जैसे आपका जहांगीर महल कहाँ पे? आगरा फोर्ट। अकबर मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा। अकबर का किला कहाँ पे? इलाहाबाद। और बात करूँ तामुद्दौला का मकबरा कहाँ पे? आगरा, जिसको नूरजहाँ ने बनवाया था। और ताजमहल आगरा शाहजहाँ ने बनवाया था।
निशांत बाग जम्मू कश्मीर, ठीक है। शीश महल कहाँ पे? आगरा, उत्तर प्रदेश। खास महल भी आगरा में ही है। दीवानी खास आगरा में ही है। और अब बात करूँ आपका बड़ा बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश। टीपू का महल कहाँ पे? बेंगलुरु। और लाल बाग कहाँ पे? बेंगलुरु। गोलघर कहाँ? पटना बिहार। और पादर की हवेली कहाँ पे? पटना बिहार। और विलियम फोर्ट कोलकाता। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। और बात करूँ शफरन जंग का मकबरा दिल्ली। जंतर मंतर दिल्ली, ठीक है। विवेकानंद मेमोरियल रॉक तमिलनाडु। बेलूर मठ कोलकाता। और बात करूँ शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ठीक है। और तारापुर का मछली घर मुंबई महाराष्ट्र। साबरमती आश्रम कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, ठीक है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ पे? दिल्ली। दोनों में अंतर याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे? नैनीताल। इसका नाम नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखना है। और इंडिया गेट नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, ठीक है। बात करूँ आपका कौन सा, तो कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पे? चेन्नई में, ठीक है। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा पुरी। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, दोनों ही पर है। और जो बात करूँ 64 शकुनी मंदिर कहाँ पे? खजुराहो मध्य प्रदेश। और ये बात करूँ आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू। और बात करूँ विष्णुपद मंदिर कहाँ पे? गया बिहार। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नाम था जिससे मैंने अपने बता दिया कि क्वेश्चन इसी बन सकते हैं। चलाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? सकल मूल्य वर्धित के लिए निम्न से कौन सा सूत्र सही है? इसका पहले राइट, इसका देखिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हो जाएगा और डी नंबर। याद रखिए सकल मूल्य वर्धित इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस कर, ठीक है। आंसर फोर हो जाएगा। अब जो कि बात है किसकी? जीडीपी की। तब क्या रखना है, इंडिया का जो जीडीपी जो इंडिया का जो जीडीपी है वो 2023 में रहने की कितनी संभावना है? तो 6.1, किसना 6.1 रहने की संभावना है 2023 में। लेकिन बात करें 2024 में, तो उसमें कितना है? तो 2024 में याद रखिए 6.8। 2023 में 6.1 और 2024 में जीडीपी कितना रहेगा? तो 6.8, ठीक है। अब देखते हैं कितना रहता है, बट ये अनुमान लगाया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, डैश का उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक हो गया, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और एंटासिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 11 का, आपको याद रखना है डी नंबर। क्या हो जाएगा? एंटासिड। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, अपच रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं। अब देखिए ऑप्शन ये दिया एंटीबायोटिक, क्या होता है दोस्तों? जैसे आपका क्या हो गया, जैसे बुखार वगैरह लग गया, तो उसमें उसमें हम लोग क्या लेते हैं? उसमें हम लोग क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं। जैसे आपका बात करूँ तो जो होता है जिसका नाम है पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल, ठीक है। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। और अगर बात करूँ अनाल्जेसी, इसका हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं? तो मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, ठीक है, कहीं दर्द है, उस दर्द को दूर करने के लिए, ठीक है, कोई पेन को जो दर्द को दूर करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एनाल्जेसिक का, ठीक है। और एंटीसेप्टिक क्या होता है दोस्तों? तो ये क्या करता है कि हमारे जो बाहरी सतह पर, जो हमारे शरीर का जो बाहरी सतह होता है, उस पर जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने का काम करता है। मतलब हमको रोगाणु से क्या करता है? बचाता है। उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे आपने सुना होगा, जो मेरा डिटॉल आप यूज़ करते हैं, डिटॉल या सेवलॉन का सेवलॉन का हैंड वॉश, ये सब क्या है? डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ठीक है, या बेटाडीन हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारा एंटीसेप्टिक है। सब क्या है? अब इसमें कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ क्रीम होते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि डिटॉल क्या है, याद रखना है वो क्या है? एंटीसेप्टिक लिक्विड है। अगर बात करूँ ये जो फोर में दिया है एंटासिड, का पता नहीं होगा, मतलब ये क्या करता है? ये एसिड के विरुद्ध काम करता है। मतलब अगर हमारे शरीर में हमारे बॉडी पेट में गैस जम गया है, तो उसको दूर कर कौन दूर करेगा? एंटा एसिड करेगा, ठीक है। इसे हम लोग यूज क्या करते हैं? जैसे आप सुना होगा, मान लीजिए किसी को पेट में गैस जो है, तो उसको क्या यूज करते हैं? इनो हम लोग यूज करते हैं। तो इनो क्या हो गया? इनो एक क्या है? एंटा एसिड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक की जनसंख्या के अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो देखिए अब बात करूँ तो रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन। इसका सेंस करेगा, राइट आंसर जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। जो कि आंसर बांग्लादेश हो गया। जो कि हमें बात किसकी हो रही है? खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक की बात हो रही है। आइए दोनों के बारे में हम इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ से बात पूछा गया किसका? जितने हमारे संगठन है उसके बारे में एक बार रिपोर्ट से फटाफट रिवाइज कर लेंगे। आइए
देखिए नंबर अंतर्राष्ट्रीय जो बात करूँ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पे आई, इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा, याद रखना है। विश्व विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे, मैड्रिड, स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय बात करूँ तो देखिए एक अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे, रोम, इटली, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC, USA। और इसका आगे बढ़िएगा तो आगे है कौन सा, विश्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस। अगर बात करूँ विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का समय कहाँ पे, जेनेवा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और बात करूँ आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण तो वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम देख लीजिए, जैसे आपका हम बात करूँ विश्व व्यापार संगठन कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्थापना कब हुई थी, 1995 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ संगठन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बनते हैं, इसलिए मैंने आपको जो बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, द वेटिंग फॉर वीज़ा और 20 पन्नों की आत्मकथा जिसे किसने लिखा है, ठीक है। तो इसको पहले इसका ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए क्या है, राजा राममोहन राय। ऑप्शन बी क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी क्या है, भीमराव अम्बेडकर। और डी क्या है, महात्मा गांधी। तो चलिए पहले इसका आप ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो वेटिंग फॉर वीजा या 20 पन्नों की आत्मकथा किसने लिखा था, भीमराव अम्बेडकर ने। अब जो कि बात हो रही है इसको चूँकि बड़े बड़े महापुरुषों के जो नाम इसमें दिए गए हैं, तो ये हम इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जो इनकी इम्पोर्टेंट क्या है उपलब्धियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, तो देखिए डाटा से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पहला ऑप्शन क्या है हमारा, राजा राममोहन राय। इसको आप इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको याद रखना है कि भारतीय राजनीति के भारतीय जागृति के जनक किसे कहते हैं, भारतीय जागृति के जनक किसे कहते हैं, राजा राममोहन राय को। इनको भारत का युग दूत कहा जाता है, इसको याद रखिए। अच्छा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं, राजा राममोहन राय को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। और ये इनकी प्रथम संस्था कौन थी, आत्मीय सभा, ठीक है। और इनको प्रथम आधुनिक पुरुष कहते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं, राजा राममोहन राय को, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इन्हीं को बोलते हैं। और मैं बात करूं तो इन्होंने ही ब्रह्मा समाज का स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को करते हैं। और इनको राजा राममोहन राय को आप देखे होंगे कि जो इनके नाम के पहले क्या लगता है, राजा। जो राजा की बारी किसने दी थी, तो उनको दी थी अकबर द्वितीय ने, ठीक है। और इनकी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी समाधि स्थल कहाँ पे है, विदेश में। एक ऐसे मतलब महापुरुष हैं जिनका कहाँ समाधि स्थल, विदेश में है। और कहाँ पे है, तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। जो इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, यहाँ कहाँ पे दोस्तों, विदेशों में है, ब्रिस्टल, इंग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इन्होंने ही बात करूँ तो बहुत अच्छा काम किए थे, मतलब समाज सुधार आंदोलन में इम्पोर्टेंट इनकी भूमिका थी। और इन्होंने ही मैं बात करूँ तो सर्वनाथ कौमुदी, ठीक है, सर्वनाथ कौमुदी पत्रिका का संपादन किया था। तो आपको इतने सारे फैक्ट्स केवल इनसे याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्या है हमारा, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है, क्या पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू को क्या, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जो समिति था, ठीक है, उसमें जवाहरलाल नेहरू को क्या, तो इनको विदेश मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे भारतीय जो सरकार का जो अंतिम जो गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, उसमें आपका विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और साथ साथ में अभी ये भी याद रखना है कि इनकी जो जो दो इम्पोर्टेंट पत्रिका है, एक कौमी आवाज़ और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका द नेशनल हेराल्ड। दो इम्पोर्टेंट पत्रिका आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जैसे एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगर बात करूँ तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट जो पत्रिका है उसका याद रखिए, क्या, मूक नायक, कौन सा था, मूक नायक, याद रखिएगा। और अगर चलिए बात करते हैं इनकी समाधि, आप याद रखिएगा। जैसे आपको बिल्कुल याद रखना है डॉक्टर जो भीमराव का समाधि, उसका नाम क्या है, इनकी इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, चैत्रभूमि, क्या है, चैत्रभूमि। और महात्मा गांधी का क्या है, तो याद रखना है कौन सा है, राजघाट। और कली मतलब जो भाई जॉर्जिया मेलोनी आई थी, इंडिया में आई है, वो जाके इनकी जो समाधि स्थल है राजघाट, वहीं पे जाकर उनकी वहाँ पे गई थी, ठीक है। और वहाँ पे फूल वगैरह अर्पित किया था, तो उसको याद रखिए। और
तो महात्मा गांधी का क्या हो गया, राजघाट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल क्षेत्रभूमि। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है, उसका भी याद रखिए कि इनका क्या है, ठीक है। सब सारी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए इसका आपको याद रखना ही है। जो शांति स्थल है ना, शांति स्थल किनका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और आपको जैसे आपको पता ही होगा, जो हमारी राममोहन राय थे, इनका समाधि स्थल कहाँ है, विदेश में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भारतीय भारतीय संविधान के पिता किसे कहता है, भीमराव अम्बेडकर को, आपको पता ही होगा। चलिए, ए आर रहमान ने किस वर्ष किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो इसका इसका पहला ऑप्शन पढ़िए, स्मॉगडॉग, मिलियनियर, रोजा, लगान, दिल से। सही उत्तर है 14 का, आपको याद रखना है ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लमडॉग मिलियनियर, क्या होगा, मिलियनियर। अब ये आपका बस एक सिंपल सा याद रखिए कि जो ग्रैमी पुरस्कार है वो दिया था किसमें, तो संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कौन सा, क्या याद रखना है, शोना नारायण का संबंध भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य से है, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथक और भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर, कौन सा, कथक। क्या जगह, कथक। अब चूंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन किससे पूछा है, भारत के शास्त्रीय नृत्य से। अगर आप इतना ही पढ़ के आगे बढ़ गए तो इसका मतलब आप क्या है, आप स्मार्ट नहीं है। ठीक है, आपको स्मार्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क किया है कि क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन किसा है, शास्त्रीय नृत्य से है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी नृत्य हैं, उनसे संबंधित जितने व्यक्ति हैं, उन सबको इसी इसी के साथ में देख लेना है। मतलब पढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका यही है। और इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पढ़ना चाहिए। एक्चुअली आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं इंडिया का, लगभग 8 हैं, उन सबको हम जितने भी देखेंगे एकदम फटाफट अंदाज में। ठीक है, ताकि क्वेश्चन मान ली इससे न बन के अगला किसी और से बनता है चारों में से, तब उसको अच्छे से आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएँ और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। चलिए, तो आपको याद रखना है, जो संतूर से याद रखना चाहिए, संतूर कैसे याद रखना है, संतूर कौन है, संतूर के भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कौन सा, तो याद रखना है सारंगी, उस्ताद बिंदु खां। ठीक है, कुछ नाम है। अब चलिए आपको इसमें कुछ जो शास्त्रीय नृत्य उसको देखते हैं। देखिए, जैसे भरतनाट्यम, याद रखना है भरतनाट्यम नाम याद रखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी। ठीक है, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला श्यामसंग, मृणालिनी। ठीक है, साराभाई, बैजंती माला। ये सब नाम किससे बने थे, प्रियदर्शनी। ये सब लोग क्या, ये सब बने थे किसे, भरतनाट्यम से। चलिए अब नेक्स्ट नाम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी का। उससे देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण। और ये सब नाम किस सुने थे, कुचिपुड़ी सुने थे, आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों, तो आपको याद रखना कहाँ का है, केरल का है। चलिए, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। उड़ीसी याद रखिए, उड़ीसी से आपको नाम देखिए, सोनल मानसिंह। ठीक है, किरण सहगल, माधवी मुदगल और कालीचरण पटनायक, ये सब किसके हैं, ये सब किसके हैं, तो ओडिसी के हैं, आपको याद रखना है। और एक और नाम देखिए, केलुचरण महापात्र, आपको याद रखना है। और एक आगे बात करते हैं कथकली की, तो याद रखिए कथकली में आपको याद रखना है उदय शंकर, कृष्ण नायर। ठीक है, शांता राव, मृणाली साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णन कट्टी। ये सब लोग कथकली समझते हैं। कथकली कहाँ का है, केरल का, आपको याद रखना है। और कथक कहाँ का है, तो यूपी का। इसका नाम याद रखिए, बिरजू महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। ठीक है, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण। देखिए ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा है ना, सुनाने वाला, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब शब्द किसे हैं, तो कथक से आपको इसको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कौन सा है, तो 16 क्या कर रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए पर इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, वो क्या होगा, बी नंबर, किसके द्वारा, 42वां। और दोस्तों जब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो सोवियत रूस से आपको याद रखना है। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, अब चलिए जो इंपॉर्टेंट कुछ हमारे संवैधानिक संशोधन है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, दिया था आप सब में कौन सा, 32वां, तब क्या करना है, जो हमारा संविधान था कौन सा, 32वां, उसके तहत क्या किए थे, तो उसके तहत हम लोग क्या किए थे कि संसद विधान परिषद के सदस्यों का
दबाव में या जो ज़बरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना, उसको अवैध घोषित किया गया। ठीक है। और एक अध्यक्ष को ये अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित त्यागपत्र को स्वीकार करें। ये क्या गया किसमें? 32 अमेंडमेंट में। चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो इसमें आपको 42वां क्या कहते हैं, जो मेरा 42वां संवैधानिक संशोधन है उसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लघु संविधान ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों ढेर सारे काम हुए हैं। जैसे देखिएगा इसको, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, जैसे आपको याद रखने की इसके द्वारा क्या किए, व्यापक चेंज किए गए थे। ठीक है, जिसके सभी काम, जैसे आपको याद रखना है कि संविधान प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये सारे वर्ड जुड़े गए हैं किसके, 42 द्वारा जुड़े थे। उसके बाद साथ में आपको जो नीति निदेशक तत्व है, सिद्धांत का मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, इसके इसके अंतर्गत ही 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही जो सारी विधानसभाओं में लोकसभा की सीटों की संख्या को क्या किया गया, उसको फिक्स किया गया। इसमें बहुत सारे काम है दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण आदि में विषयों पर कानून बने थे। किसमें, जैसे राज्य सूची, समर्थित सूची। ठीक है, इसके अंतर्गत डिवाइड किया गया। उसमें ये बताया गया कि जो शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, उस विषय को हम लोग राज्य सूची से किसमें, समर्थित सूची में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सारे काम हुआ था किसके, 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो आइए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश से बनी थी, चोल, काकतीय, चालुक्य, चेर। अब चलिए पहले बात करेंगे इसका आंसर का, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर जगह कौन सा, तो ये जगह काकतीय वंश की। जो ये क्वेश्चन वंश से पूछा गया, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट वंश के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए चोल वंश था, उसके संस्थापक कौन थे, विजयालय, चोल वंश के विजयालय। और आपका याद रखना है जो हमारा और ऑप्शन इसमें जो दिया है, चालुक्य भी है और चेर भी है। तो चालुक्य आपको याद रखना है, चालुक्य में 2 वंश आते थे, पहला था चालुक्य कल्याणी और दूसरा चालुक्य वातापी। ठीक है, तो अगर पूछे चालुक्य कल्याणी का कौन था, तो कल्याणी कौन था, तो तैलप द्वितीय, और चालुक्य वातापी कौन था, तो जय सिंह। दोनों को नाम याद रखिए। ठीक है, तो एक विषय इंपॉर्टेंट आपको जितने भी फैक्ट्स है वो मैंने बता दिए, आपको याद रखना है। ये जो था ना चोल वंश, इसे क्वेश्चन का भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, विजयालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा हमारा, अगला है कार्य का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन पूछा गया किसी कार्य से, सब इसका आंसर देखिए। 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता ही होगा, आप सब लोग जानते होंगे 18 का आंसर क्या होगा, बी, जूल। दोस्तों क्वेश्चन कुछ है जो डिफिकल्ट है, बाकी सब इजीली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट क्वेश्चन के साथ हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए अब बात करता हूँ, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कार्य से, तो याद रखिए सबसे पहले देखिए कार्य का, आप याद रखिए जो बी में सूत्र कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। याद रखना किसका, कार्य का बी में फॉर्मूला किसका क्या होता है, ये होता है। और साथ में याद रखना है जो डेसिबल है वो किसका, वो ध्वनि से संबंधित है। और ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि ये क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, जो कि जिसको जिसको क्या करना है, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम का ये ध्वनि कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। और नेक्स्ट जूल, तो जूल का देखिए आपको इसका कार्य का, और 1 जूल पर आपको याद रखना है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10 के पावर 7 अर्घ। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और साथ में आप ये भी बताइए कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, तो एक याद रखना है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, याद रखना है 6 जूल होता है। ठीक है, अच्छा उसके साथ आप ये भी बताइए जो कार्य है वो कैसी राशि है, तो कार्य कैसी है, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ये सब किसे है, ये सब अदिश राशि है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखना है। और 1 HP ये भी बताइए, 1 HP मतलब एक अश्व शक्ति कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट, आपको इसको याद रखना है 46 वाट। अच्छा अब बात करते हैं पास्कल का, तो देखिए पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। ठीक है, तो अब ये भी देखना है। और पास्कल का नियम जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, जैक हो गया, ये सब जो भी यंत्र हैं वो सब किसे हैं, तो वो सब पास्कल के नियम पे बेस्ड हैं, पास्कल के नियम पे काम करते हैं, आपको इसको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट कौन सा, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या है, तो आपको भी रखना है हर्ट्ज जो किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जब जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, आपको इसको याद रखना है। चलिए जब जब ध्वनि का जब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका आवृत्ति क्या होता है, चेंज नहीं होता है, आपको हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको याद रखना है। 19 का क्या आंसर दोस्तों, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा डी नंबर, कौन सा, चन्ना का। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है किससे, रबी फसल से, तो अभी हम लोग तुरंत यहाँ पे पढ़ेंगे रबी, खरीफ और जायद, तीनों फसलों को पढ़ेंगे कि कौन फसलें कौन सी है, ठीक है। क्योंकि इसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछते जा रहे हैं, इसको हम अच्छे से डील करेंगे। तो आपको याद रखना है, रबी की जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसके कुछ नाम याद रखिए, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सब किस फसल है, रबी की। फिर से अगर नाम पढ़ेंगे, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सब किसके हैं, रबी की फसल हैं। अब बात करें खरीफ की, याद रखिए इसको जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट जाता है। इसकी फसल कौन सी है, धान। धान क्या है, खरीफ फसल। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन, ये सारी फसल किसमें होते हैं, खरीफ फसल से आपको याद रखना है। और फिर मेरे साथ नाम बोलिए, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मडुआ, तिल, सोयाबीन, ये सारे फसल किसे, सब करने किसे, खरीफ फसल से। बात करते हैं गर्म फसल की, तरफ याद रखना है किसको मई जून में बोया जाता है और जुलाई जुलाई अगस्त में काट लेते हैं। सब याद रखना है, राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ, सब किस संबंधित है, ये सारे जो फसल है वो है कौन, गर्मा फसल। तो तीन फसल आपको नाम याद रखना है, कौन सा, रबी, खरीफ और गर्मा, तीनों के मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं इसलिए मैं आपको सारे फैक्ट्स पढ़ा दिए। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो इनमें से किस व्यक्ति को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए बात हो रही है किसकी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो इसका जो पहले से आप देखिए सही आंसर क्या होगा, सही उत्तर इसका बीच का कौन सा, बीच का हो जाएगा बी नंबर, दामोदर मौजो, दामोदर मौजो को दिया गया, ठीक है। अब आपको बस इतना याद रखना है, जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किससे संबंधित है, तो साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञानपीठ की जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो किस में होगा, साहित्य के क्षेत्र में, किसमें, साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और ये किसको मिला है, 57वां दामोदर मौजो को मिला है, ठीक है। अब आगे बात करते, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण कहलाता है। व्यवसायिक संरचना, आयु संरचना, किशोर जनसंख्या और प्रवास, ठीक है। अब चलिए इसका पहले आप अपने से ट्राई कीजिए। चलिए अब बताता हूँ, 21 का सही उत्तर क्या है दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर, व्यवसायिक संरचना, ठीक है। और आपको याद रखना है जो हमारा वायु संरचना है, तो वायु में अभी क्या है, जब आपको याद रखना है कि जो वोट देने का जो अधिकार है वो अभी कितना है हमारा, तो हो गया 18 वर्ष, इसको 21 से घटा के कितना 18 वर्ष कर दिया गया, इसको याद रखना है। और ये जो किशोर जनसंख्या के बारे में आपको याद रखिए कि सबसे अधिक किशोर कहाँ पे, हमारे इंडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किससे, जनसंख्या से। और बात करूँ जनसंख्या के बारे में, तो आपको याद रखना है, जो अभी जो बात करूँ तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए तो उसके बारे में थोड़ा सा तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार, किसका है, बिहार का। और सबसे कम किसका है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और साथ में आप ये भी याद रखिए कि जो हमारा भारत में जो जनगणना है वो कब शुरू हुई थी, 1872 में, कभी 1872 में, लैंड एमयू के समय में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, नियमित मतलब रेगुलर तौर पे, जो कि 10 वर्ष होती है ना, तो नियमित शुरू कब हुई थी, वो शुरू हुई थी लैंड किस कारण में, वो हुई थी लैंड रिपन में, ठीक है। और एक कब हुई थी, तो शुरू हुई थी 1881 में नियमित, ठीक है। आपको याद रखना है 1872 में अनियमित। और साथ में आपको याद रखना है जो हमारे 2011 की जनगणना है वो कौन सी है, तो वो हमारा कौन सी है दोस्तों, तो वो है हमारा 7वीं जनगणना, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको भी याद रखना है
कि हमारे इंडिया में जो 10 की वृद्धि है वो कितना है, तो 17.7, कितना है 17.7। तो चलिए हम लोग जितने इंपॉर्टेंट है आपको देख लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पानी देख लिए जनसंख्या से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला है डैश को आमतौर पे अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवक को केवल अलैंगिक या वनस्पति अवस्थाओं को जाना जाता है। तो देखिए पहला है फाइकोमाइसेटिस, नेक्स्ट नाम है बेसिडियोमाइसेटिस, अगला है ड्यूटेरोमाइसेटिस और नेक्स्ट है कौन सा हमारा एस्कोमिसिटिस। इसका पहले बात करूँ सही उत्तर का। सही उत्तर क्या दोस्तों? 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्या होगा? ड्यूटेरोमाइसेटिस। चूँकि दोस्तों नाम इसमें टर्म कुछ बहुत बड़े बड़े देंगे तो सबको कन्फ्यूजन होना है। आपके प्रत्येक सेट में 1-2 क्वेश्चन से ऐसे मतलब जानबूझ कर रखे जाते हैं ताकि आप लोग क्या हो कंफ्यूज हो, आप लोगों को बैफल किया जाए, ठीक है, और आप लोग समय उसमें क्या करें, सोचने में बर्बाद करें। इसीलिए कभी कुछ क्वेश्चन जब पढ़े ना, जो क्वेश्चन आपको कोई कुछ ज़रा डिफिकल्ट लगता है तो उसको क्या करें, उस समय के लिए स्किप कर दें। फिर नेक्स्ट टाइम अगर समय मिलता है तो उसको देखें, नहीं तो उसको छोड़ दें। जीएस में क्या है, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए फैक्ट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे जिसे क्वेश्चन घुमा के बनाया जा सकता है, उनसे मैं सारे फैक्ट्स को मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इसके सही बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ड्यूटेरोमाइसेटिस। बात रखिए इसकी कवक का, तो कवक संबंधी जो रोग होते हैं दोस्तों, कवक संबंधी रोग होते हैं उसका भी याद रखिएगा। कवक हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, ये दोनों संबंधी रोग जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको याद रखना है। जैसे कवक का रोग आप याद रखिए, दमा, अस्थमा, ठीक है, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, ठीक है, दाद, रिंगवर्म, ये सब किससे होता है? ये सब होता है किससे? कवक से होता है। और बात करूँ आपका प्रोटोजुआ से, इसको याद रखिए, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब किससे होता है? प्रोटोजुआ से। तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? डैश को मोटे तौर पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तेज का सही उत्तर है, आपको याद रखना है कौन सा होगा? सी नंबर, दक्कन का पठार, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? तो 1756 में जब अलवर्दी खान की मृत्यु हुई थी तो उसमें बंगाल का नवाब कौन बना था? ठीक है, तो आपको याद रखना है। और 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और आपको ये भी याद रखना है कि ये मैं जो बात करूँ तो मुर्शिद कुली खां क्या था? ये बंगाल का नवाब था। और आपको भी याद रखना है कि ये इतिहास 1756 1757 में क्या हुई थी? प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। आपका किसी बीच में तो रॉबर्ट क्लाइव और ये सिराजुद्दौला के बीच आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? देखिए किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और अदिति अशोक। तो इसका चूँकि बात हो रही है किसका? भारतीय ओलंपियन का, तो इसका सही आंसर है वो क्या? उसका 25 का क्या हो जाएगा? तो क्या होगा इसका नंबर? डी नंबर, मतलब अदिति अशोक। जो कि बात हो रही है किसका? खिलाड़ी संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए कुछ नेम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको याद रखना है। बजरंग पुनिया, पहलवान स्वप्ना बर्मन, हेप्टाथलीट अनाहत सिंह, स्क्वैश द्युति चंद, धावक दीपिका कुमारी, तीरंदाज रवि कुमार दहिया, कुश्ती हिमा दास, धावक साक्षी मलिक, पहलवान पीवी सिंधु, बैडमिंटन और मनप्रीत सिंह, हॉकी अंशद शरद कमल, टेबल टेनिस इनको इस बार क्या मिला है याद रखना है। फिर बड़े सबसे पहले मेडल यही जीते थे। और साइना नेहवाल बैडमिंटन ये गोल्ड जीते हैं। और सानिया मिर्जा टेनिस, सुनील बहादुर लॉन बाउल्स, पीटी उषा धावक जिनको इस बार भारतीय ओलंपिक समिति क्या अध्यक्ष बनाया गया है पीटी उषा को, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज, मेरी कॉम मुक्केबाज, निखा जरीन मुक्केबाज, अबू बबी जॉर्ज लंबी कूद, मिताली राज महिला क्रिकेटर और कर्णा मल्लेश्वरी भारोत्तोलक, भावना पटेल पैरा एथलीट्स, रानी रामपाल हॉकी, भवानी देवी तलवारबाज और लवलीना बोरहैगन मुक्केबाजी और मरियप्पन थंगावेलु
पैरा ऊंची कूद और टेकचंद भाला फेंक और मनु भाकर निशानेबाज, मीराबाई चानू भारोत्तोलक, ठीक है। और आप कहते हैं ना दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स, श्रेयसी सिंह निशानेबाज जमुई बिहार, विनेश फोगाट कुश्ती, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, विश्वनाथन आनंद शतरंज। और अगर बात करूँ तो किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, सीमा पुनिया डिस्क थ्रोअर और जेरोमी लालिनोंगा भारोत्तोलक और वाइचुंग भूटिया फुटबॉल, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या किए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अब मैंने इसमें लगभग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन भले ही 25 हो, लेकिन अब से मेरे हिसाब से आपने 200 प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट आपने सीखा होगा। जितने मैंने क्वेश्चन बताया ना एक्स्ट्रा फैक्ट, वो सारे किसी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन को कंपाइल किया है और साथ में इसमें उसको मर्ज करके आपने साथ में मैंने उसको बताया भी है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आने वाले एग्जामिनेशन में आप उससे अच्छे अपना स्कोर क्या करें, अच्छे से स्कोर कर सकें, ठीक है। और अपना सिलेक्शन क्या करें, इंश्योर कर सकें। दोस्तों ये मेरी तरफ से ये अपना एक बेस्ट प्रयास है जो मैं कर रहा हूँ। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने तमाम दोस्तों भी शेयर करें जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए सीरियस है, ठीक है। चलिए मुझे कमेंट कर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।